हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 12th क्लास का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का न्यू सिलेबस। ठीक है, किसके लिए? 12th क्लास के लिए है, 2021-22 सेशन के लिए, यानी कि 2022 में जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो मैंने तीन वीडियो डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर इकोनॉमिक्स सिलेबस का, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं बहुत परेशान हैं। जैसे ये फैक्ट आइसोलेशन करके कोई है, और आयुष राज और सागर कुमार तो कुछ ज़्यादा ही हर वीडियो में जितने अपलोड कर रहे हो सब में वो बोल रहा है इकोनॉमिक्स का बताइए, इकोनॉमिक्स का बनाइए। तो इन लोग के स्पेशल डिमांड पे मैं ये फिर से बना रही इकोनॉमिक्स का। ये शायद मेरा चौथा है सिलेबस वाला वीडियो। क्या करूँ, सब आप लोग परेशान है, बोल रहे हिंदी का एनसीईआरटी बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट आप लोग को इसलिए लग रहा होगा ना, क्योंकि ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये यूनिट वाइज है। तो यूनिट के अंदर चैप्टर और चैप्टर के अंदर टॉपिक, तो इसलिए आप लोग इतना परेशान हो रहे होंगे। मुझे भी थोड़ा वक्त लग गया इसको ढूंढने में। एक तो मेरे पास बुक नहीं था एनसीईआरटी हिंदी का, इसलिए बुक अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगा, और अभी इसको मैंने बनाना चालू किया तो आधा घंटा मुझे खोजने में लगा टॉपिक्स। आप लोग सही कह रहे थे, टॉपिक कहाँ है, एकदम अंदर अंदर एनसीईआरटी बुक में ढूंढना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग फर्स्ट टर्म का मैं बता रही हूँ आप लोग को, जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। नवंबर का लास्ट में और या फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम को आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 100 मार्क्स का टोटल है ये एक सब्जेक्ट, तो 50 अगर अभी हो रहा है फर्स्ट टर्म यानी नवंबर दिसंबर में, तो 50 आप लोग का मार्च अप्रैल में होगा। यानी कि फाइनल जो आप लोगों का रिजल्ट तैयार होगा, मार्कशीट बनेगा, वो जो है इस पे इसको ऐड किया जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से ध्यान से सिलेबस देखिए, अपना बुक निकाल कर उस पर टिक कर लीजिए क्या पढ़ना नहीं पढ़ना करके। ठीक है, और तैयारी करिए। और आपको हेल्प चाहिए होगा कुछ तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है मेरे पास, उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के और लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सारे मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट। बहुत ही अच्छे से मैं क्लियरली समझा रही हूँ। आप लोग का फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही निकल जाएगा, बहुत सारा वीडियो बना रखा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 83-85 वीडियोस मिल जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स के। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी दे दूंगी। फिर भी आप लोग को ना मिले तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना बुक खोलिए, फर्स्ट चैप्टर निकालिए, फर्स्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर का व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय जो है, परिचय चैप्टर फर्स्ट जो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो परिचय चैप्टर निकालिए। परिचय चैप्टर में फर्स्ट पेज जो है सामान्य अर्थव्यवस्था, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पेज निकालिए। सेकंड नंबर पेज में जो आपका दिया वो भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब थर्ड पेज निकालिए। थर्ड पेज जो है उसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, चयन की समस्या होती है, उसमें क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, इसमें आप लोग ना इम्पोर्टेंट करके लगा लो टिक, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद निकालो पेज नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 4 जो है सीमांत उत्पादन संभावना, ये आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप में आता है और ये आपका सिलेबस से हटा भी नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सीमांत उत्पादन संभावना। अब अभी तक जो मैंने बताया अभी कुछ भी हटा नहीं है इसमें से। ठीक है, तो जब मैं बोलूँगी कि ये हट गया, इस पर आप लोग क्रॉस मार्क लगा लेना। और इसमें जो मैं बोल रही हूँ कि आएगा, उसमें आप चाहो तो टिक मार्क कर सकते हो कि मतलब आएगा करके, है ना। अब देखो पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन ये, और इसके बाद केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। उसके बाद पेज नंबर 6 पलटो। पेज नंबर 6 में है बाजार अर्थव्यवस्था, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, नहीं हटा है आपके सिलेबस से। जब मैं बोलूँ हट गया है तब आप लोग क्रॉस कर देना, उस पेज नंबर पे, उस टॉपिक पे क्रॉस कर देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7 निकालो। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, ये पढ़ना है आपको। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, ये आता है अक्सर, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखो मैं सिलेबस तो बता ही रही हूँ, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बता रही हूँ, इसलिए आप लोग टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना ऊपर में।
ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोग को एग्जाम की तैयारी में। जैसे देखो शॉर्ट में क्या आ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या समष्टि अर्थ, ये तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें नहीं आएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में शॉर्ट में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब ये पुस्तक की योजना है तो ऐसे ही है, अपना करना है करिए, नहीं करना नहीं करना। 8 क्वेश्चन है, ये सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप चाहे तो मेरा वीडियो सब देख सकते हैं, उसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं की विवेचना करें, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, केंद्रीय समस्या अर्थशास्त्र की क्या क्या है, और सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। ठीक है, ये सब आदर्श सकारात्मक आर्थिक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकेंड चैप्टर निकालो आप लोग। सेकेंड चैप्टर आप लोग का है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। आप लोग ठीक बोल रहे थे, इकोनॉमिक्स में नहीं मिल रहा है। मैं इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक जानती हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग समझती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि एनसीईआरटी में तो होना चाहिए, क्योंकि जैक बोर्ड जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन निकाल के बनाती है। तो इसलिए मुझे चैप्टर का नाम सब एनसीईआरटी के याद नहीं थे, टॉपिक सब याद था, तो ऐसा लग रहा था कि सब है इसमें। लेकिन ये चैप्टर वाइज आप लोग का सिलेबस नहीं है, सिलेबस जो है आप लोग का यूनिट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट आपका जो है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग है ना, जैसा कि सिलेबस में दिया है, सेकंड यूनिट है। तो सेकंड चैप्टर में आपको मैं बता दूं, उपभोक्ता का व्यवहार और सिद्धांत जो है, इसमें देखो उपयोगिता पढ़ना, उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, वीडियो में चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, इसका कोई इतना ये नहीं है। और कुल उपयोगिता पढ़िएगा। ठीक है, कुल उपयोगिता क्या है और उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, ये पढ़िएगा। और ये पेज नंबर 11 ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अब पेज नंबर 12 निकालिए, 12 में है उपयोगिता विश्लेषण। ऐसे ही पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ खास टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन है। और 13 नंबर ये भी पढ़ना है, नहीं हटा है सिलेबस से। जैसे ही हटा होगा वो दिखेगा मुझे तो मैं आप लोग को बता दूंगी, तो जैसे जैसे बोल रही वैसे वैसे आप अपना पेज पलटिक करके देखते रहिए। ठीक है, अब पेज नंबर 14 निकालिए, 14 नंबर पेज। अनादिमान मानचित्र, अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं, क्यों, ये एक क्वेश्चन आता है। अनादिमान जो वक्र है ये बाएं से दाएं ओर ढलवा क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखो पेज नंबर 15, 15 नंबर पेज। उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बना उसके हिसाब से लिखा गया है, तो इसको समझ के पढ़िएगा अच्छे से। हाँ, अब इसमें से तो कुछ नहीं हटा है। देखिए दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। फिर 16 नंबर पेज निकालिए, 16 नंबर उपभोक्ता का बजट। ठीक है, तो उपभोक्ता का बजट पढ़ना है, बजट सेट एवं बजट रेखा। बजट रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बजट सेट भी पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में। ठीक है, और उसके बाद है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में देखिए, पेज नंबर 17 में क्या क्या दिया हुआ है, वही बजट रेखा का आपका रेखा चित्र दिया हुआ है। और फिर पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 में मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता। और देखिए बुक रीड करने से एक फ़ायदा होगा ना, अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से निकल जाता है। ऐसा होगा ना कि आप लोग जैसे अगर हर चैप्टर पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से अगर आप पढ़े होंगे तो अपने ध्यान में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, है ना। तो इसीलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा, बुक पढ़ना बहुत अच्छा होता है। अब पेज नंबर 19 बजट सेट में बदलाव, ये भी पढ़ना है आपको। पेज नंबर 20 देखिए, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसको अगर समझते हैं तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उससे जाकर क्वेश्चन आएगा तो लिखने में उसको अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़िएगा इसको। पेज नंबर 21 देखिए, पेज नंबर 21 में आपको पढ़ना है ये, इसमें से कुछ नहीं हटा। पेज नंबर 22, इसमें मांग है, डिमांड। ठीक है, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग से आप क्या समझते हैं पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, और देखिए इकोनॉमिक्स में है जो साधारण भाषा का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड होते हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो वर्ड सब आपको ध्यान में रखना, जैसे मांग, पूर्ति, है ना, अर्थव्यवस्था, आय, व्यय, ये सब वर्ड सब करिएगा,
ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं उनको लगता है कि आप लोग को इकोनॉमिक्स में कुछ आता है। ठीक है, पढ़े हुए हैं, ऐसे ही नहीं आप लोग बैठ के एग्ज़ाम दे रहे। तो अब देखो पेज नंबर 23, 24 इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। पेज नंबर 25 में से भी कुछ नहीं हटा है। ठीक है, और 26 में देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं। सामान्य, जैसे कि पूछ लेगा शॉर्ट वाला में, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ सकता है निम्न स्तरीय वस्तु से क्या समझते हैं, या ये भी पूछ सकता है सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तु में क्या अंतर है बताए। तो अगर ये पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप लोग को याद रहेगा, लिख लेंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे ना। अब 27 नंबर पेज निकालो। 27 में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है स्थानापन्न तथा पूरक। तो स्थानापन्न वस्तु क्या है, पूरक वस्तु क्या है, ये पूछ सकता है। मांग वक्र में शिफ्ट के क्या कारण होते हैं, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 28 निकालो। 28 में है मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट। ये जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, मांग में वैसे आपका दिया हुआ है सिलेबस में जैक बोर्ड का कि मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ये नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें ये टॉपिक नहीं है। इसको मैंने पूरा स्टडी किया, तब लगा कि ये मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट ही होगा। क्योंकि देखो मांग में परिवर्तन से इसके और मांग की मात्रा में परिवर्तन से ही मांग वक्र की दिशा में और गति में शिफ्ट होता है या परिवर्तन होता है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, पेज नंबर 28 का देख लो कौन सा टॉपिक नहीं करना। पेज नंबर 28 का मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना। क्लियर है? चलो अब देखो आगे क्या करना है इसको। ये हो गया, उसके बाद पेज नंबर 28 के बाद 29 निकालो। पेज नंबर 29। ठीक है, पेज नंबर 28, उसके बाद पेज नंबर 29 निकालो। 29 में यहाँ पे देखो मांग की दिशा में गति और मांग वक्र का शिफ्ट, यहाँ पे जो बना हुआ है ये नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर से बना हुआ है ये नहीं करना है। और 29 का फिर बाजार मांग जो टॉपिक है ये करना है आपको, बाजार मांग नहीं हटा है। ठीक है, मार्केट डिमांड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब 29 के बाद 30 नंबर पेज निकालो। 30 में मांग की लोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका इक्वेशन हर 1-2 साल में आते ही रहता है। ठीक है, मांग वक्र की लोच का अच्छा सा मांग की लोच जो होती है, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका बहुत बार आया हुआ है ना, इसका न्यूमेरिकल आता ही आता है, हर 1-2 साल गैप करके आता है। तो इसका आप लोग फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, मांग की लोच क्या होती है ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको कराया है वीडियो, तो चाहे तो देख सकते हैं। पेज नंबर 31 का कुछ भी नहीं हटा है। देखिए इसमें फार्मूला है मांग की लोच निकालने का, डेल्टा Q/1 इंटू 100। ठीक है, ऐसे करके इसका फार्मूला है। अब पेज नंबर 32 देखो, 32 में से कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, पेज नंबर 33 निकालो। 33 में से कुछ भी नहीं हटा है। स्थिर लोच मांग वक्र ये भी पढ़ना है। अब 34 निकालो। 34 में किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है लॉन्ग आंसर टाइप में कि मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट वाइज कम से कम पॉइंट वाइज लिखिएगा, 4-5 पॉइंट तो लिखिएगा ही, और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में थोड़ा लंबा ही लिखना पड़ता है, 1 पेज का कम से कम लिखिएगा आंसर। ठीक है, फिर लोच तथा व्यय ये पढ़िएगा। और पेज नंबर 35 में जो है कुछ भी नहीं हटा, आपको पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 36 निकाली। 36 में से भी कुछ भी नहीं हटा है, ये पढ़ना है आपको। और पेज नंबर 37 निकाली। 37 में से भी कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब पेज नंबर 38, इसमें क्वेश्चन दिए हुए आप लोग का, ये चैप्टर का 39 में भी क्वेश्चन दिया है, इसको पलट लीजिए। 40 में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब निकालिए अपना चैप्टर 3 अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। ठीक है,
यहाँ पे अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत दिया है और जैक बोर्ड का जो यूनिट 3 दे दिया है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो ये इसी चैप्टर में मिलेगा। पूर्ति वक्र में गति एवं पूर्ति वक्र में परिवर्तन नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें नहीं पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है उत्पादन तथा लागत, इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बुक में। तो इसका पेज नंबर उत्पादन तथा लागत पेज नंबर 41 होगा, ठीक है। 41 नंबर पेज, इसमें से कुछ भी नहीं आता है, पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 42 में उत्पादन फलन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा उत्पादन फलन क्या होता है, या फिर उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 43 है। 43 में से भी कुछ भी नहीं हटा है, पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। 44 अल्पकाल तथा दीर्घकाल, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। फिर कुल उत्पादन, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, तीनों का अलग अलग टर्म का आप लोग डेफिनेशन, अर्थ याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 45 सीमांत उत्पाद, इसका भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। सीमांत उत्पाद कैसे निकालते हैं, निर्गत में परिवर्तन बटा आगत में परिवर्तन, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। 46 में है हासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद है 47 में भी कुछ नहीं हटा है। 48 पैमाने का प्रतिफल, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है, और पैमाने का प्रतिफल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। और 49 में लागत है, लागत पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लागत, अल्पकालीन लागत, ये भी पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा इसमें से। और उसके बाद देखो अल्पकालीन औसत लागत निकालने का फार्मूला ये वाला कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछ सकता है आपसे। और इजी भी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कुल लागत बटा मात्रा करेंगे तो अल्पकालीन औसत लागत निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 56 में भी अल्पकालीन औसत लागत का फार्मूला दिया है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुल लागत क्या है, कुल लागत परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत का जोड़ होता है, योग होता है। उसके बाद पेज नंबर 51 दिया हुआ है, पेज नंबर 56, हाँ 56 के बाद पेज नंबर 57 निकालिए। 57 ऐसा लिखा लग रहा है, 51 दिख रहा है। 57 में है औसत कुल परिवर्ती लागत, ये फार्मूला सब आप लोग एक बार अलग से लिख के याद कर लीजिएगा। अल्पकालीन सीमांत लागत, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। पेज नंबर 58, क्या हो रहा है, 52 आ गया, कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे से। 52 में भी पढ़ना है, कुछ नहीं हटा है। 53 में भी पढ़ना है, 54 में भी पढ़ना है, कुछ नहीं हटा है। पेज नंबर 55, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। 56 में भी कुछ नहीं हटा है। दीर्घकालीन लागत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दीर्घकालीन औसत लागत का फार्मूला देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद 57 में से कुछ भी नहीं हटा है। पेज नंबर 58, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, सारांश है चैप्टर का। और 59 में आप लोगों का चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। और खास मान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है, ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। जो मैंने बताया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सब भी करिएगा, लेकिन जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। और 60 में आपका कुछ नहीं हटा है, वो क्वेश्चन है इसमें तो। उसके बाद चैप्टर 4 देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ठीक है, ये वाला चैप्टर निकालिए, पेज नंबर 61, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो है इसमें देखो 41, ये वाला पेज नंबर है, एक मिनट, 61, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा पारिभाषिक लक्षण ये पढ़ना है, नहीं आता है। उसके बाद संप्राप्ति ये भी पढ़ना है, नहीं आता है, पेज नंबर 62। 63 में से भी कुछ भी नहीं आता है। फिर 64 में से भी कुछ नहीं आता है। फिर है 65 नंबर पेज, लाभ अधिकतमीकरण, ये वाला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका थोड़ा सा छोटा सा आंसर देख लीजिएगा, मतलब परिभाषा अर्थ। पेज नंबर 66 में से भी कुछ नहीं हटा है। 67 इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। 68 में लाभ अधिकतमीकरण समस्या आरेख द्वारा प्रदर्शन पढ़ना है, एक फर्म का पूर्ति वक्र, ये भी पढ़ना है, ठीक है। 68
फिर 69, उसके बाद है 1 मिनट, उसके बाद एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र, ये जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और पूर्ति वक्र में गति एवं पूर्ति वक्र में परिवर्तन तो नहीं पढ़ना है, तो एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र ये आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 69, ठीक है। और एक फर्म का पूर्ति वक्र, तो ये भी आप लोगों को वक्र नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि एक फर्म की पूर्ति वह मात्रा है जो एक दी गई कीमत प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन कारकों की कीमतों पर बेचने का निर्णय लेती है, ठीक है। तो पूर्ति क्या है? पूर्ति एक ऐसी मात्रा है जो दी गई कीमत पर प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन की कारकों की कीमतों पर बेचने के लिए निर्णय लेती है। एक तालिका जो विभिन्न कीमतों और प्रौद्योगिकी तथा कारकों की कीमतें अपरिवर्तित रहने पर एक फर्म की बेचे जाने वाली मात्राओं का विवरण देती है, उसे पूर्ति सारणी कहते हैं। तो पूर्ति सारणी जो है ये आपको पढ़ना है, नहीं हटा है, ठीक है। और हम इसे ग्राफ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे पूर्ति वक्र कहते हैं। तो इसके बाद जो ये दिया है ना, हम इसे ग्राफ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। पूर्ति वक्र नहीं पढ़ना है। एक फर्म का पूर्ति वक्र निर्गत के स्तरों एक्स अक्ष, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। पूर्ति वक्र जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से नहीं पढ़ना है। उसके बाद 68 के बाद 69 निकालो। एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, पूर्ति वक्र, ठीक है। पेज नंबर 69 भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 70 निकालो। पेज नंबर 70 में एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, ये भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। पेज नंबर 70 भी नहीं पढ़ना है पूर्ति वक्र वाला, क्योंकि पूर्ति वक्र हट गया है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन गति सब हट गया। अब देखो पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 में रेखा से दर्शाया गया लागत वक्र का लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग है, लेकिन न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम सभी कीमतों पर निर्गत शून्य है। रेखा चित्र 4.10 में दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को मोटी रेखा से दर्शाया गया, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखो 4.4.3 उत्पादन बंदी बिंदु, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी पूर्ति वक्र के बारे दिया है। उसके बाद देखो आगे 4.4.4 सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु, ये जो है आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो मैंने भी लगाया ग्रीन कलर का, देख रहे होंगे आप लोग, ग्रीन बॉक्स टाइप का मैंने बंद कर दिया है, वहाँ तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत है करके ये नहीं पढ़ना है। उसके आगे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु। और इसमें देखो नीचे बॉक्स में बंद करके दिया हुआ अवसर लागत, अवसर लागत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद 71 के बाद 72 देखो, पेज नंबर 71, फिर से 71 आई है। अच्छा 71 में जो अभी मैंने बताया नहीं पढ़ना, क्रॉस किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु, अधिमान पूर्ति वक्र, इसमें भी पूर्ति वक्र दिया है 4.4.4 सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु, इसीलिए इसको भी नहीं पढ़ना है। पूर्ति वक्र का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में लिया है, क्योंकि इसको बाद में पढ़ के मुझे समझ में आया था। उसके बाद देखो अवसर लागत, अवसर लागत जो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 72 देखो, फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व, ये पढ़ना है। प्रौद्योगिकी की प्रगति, ये भी पढ़ना है। और आगत कीमतें, ये भी पढ़ना है। प्रतिवक्र पर इकाई कर का प्रभाव, पूर्ति वक्र पर, ये नहीं पढ़ना, बॉक्स के अंदर जो बंद है, ठीक है। पेज नंबर 72 के बाद 73 निकालो। 73 में बॉक्स के अंदर जो पूर्ति वक्र के बारे दिया, नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाजार पूर्ति वक्र जो दिया है ये भी नहीं पढ़ना, मैंने 73 का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब 74 पेज नंबर निकालो, 74 का भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक भी वर्ड एक भी लाइन नहीं पढ़ना है इसमें से। उसके बाद 75, एक मिनट, 74, 73, 74, 75 पेज नंबर निकालो। 75 में देखो, ऊपर में देखो पूर्ति वक्र का ही कुछ हिस्सा है, उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो यहाँ पे पूर्ति 4.7 में 4.7 पेज नंबर 75 का 4.7 पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। पूर्ति की कीमत लोच क्या है? एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा की अनुक्रियाशीलता को मापती है, ठीक है। यानी वस्तु का जो कीमत होता है किसी भी वस्तु का, उसमें अगर बदलाव हो, परिवर्तन हो, तो उसके कारण वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को मापती है, ठीक है। तो पूर्ति वक्र की कीमत लोच का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स होता है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाई
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को इंग्लिश में कहेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ति की कीमत लोच, ठीक है। पेज नंबर 76, इसमें से कुछ भी नहीं आता है, पूरा पढ़ना है क्योंकि इसमें फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद ज्यामिति विधि ये भी करना है, पूर्ति लोच मापने की ज्यामिति विधि भी आप लोगों को करना है, एग्जाम में आएगा आप लोगों का। यहाँ देखो बॉक्स में जो बंद है वहाँ तक ज्यामिति विधि समझाया गया है। उसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट सब दिया, इसको ध्यान से पढ़ लेना, हर चैप्टर के आखिरी में दिया सारांश। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है 78 में, 79 में और 80 में, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है अध्याय 5। अध्याय 5 देखो बाजार संतुलन दिया हुआ है, ठीक है। बाजार संतुलन में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना देख लो, ये पूरा पढ़ना है आपको, संतुलन, अधिमांग, अधिपूर्ति, ये सब पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 82 में संतुलन से बाह्य व्यवहार ये सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा है। बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिर संख्या, ये सब पढ़ना है। और 83 पेज नंबर 83 देखो, 83 में सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा। एग्जाम्पल जो दिया है ये भी अच्छे से समझ लेना। उसके बाद 84 में ये करना है। और श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण ये भी करना है, ठीक है, ये पूरा करना है। 85 भी करना है। 86 में कुछ नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 87 मांग शिफ्ट ये पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 88 में लिखा होगा पूर्ति शिफ्ट, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद 89 पेज नंबर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, 89 छोड़ दीजिएगा। फिर 90 पेज में ऊपर का 2 लाइन नहीं पढ़ना है और मांग तथा पूर्ति का एक साथ शिफ्ट पढ़ना है, ठीक है। देखो बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन ये पढ़ना है। 92 ये भी पढ़ना है। प्रवेश एवं निकास का जो मिलता है एंट्री एग्जिट का बिजनेस में, वो पढ़ना है। उसके बाद 93 में ये भी पढ़ना है आपको। फिर 94 ये भी पढ़ना है। 95 ये भी पढ़ना है। उच्चतम निर्धारित कीमत ये भी पढ़ना है। 96 में भी पढ़ना है, कुछ नहीं हटा है। उसके बाद 96 के बाद 97, 98 और 99, इसमें तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से कुछ नहीं। उसके बाद देखो 6th चैप्टर लास्ट प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, ठीक है, इसमें इसका पढ़ना है ये वाला। और नेक्स्ट है इसका पेज 101, ये भी पढ़ना है। वस्तु बाजार में समान एकाधिकार पढ़ना है। फिर 102 पेज नंबर निकालो, 102 में बाजार मांग वक्र और संप्राप्ति वक्र ये भी पढ़ना है, ठीक है। और 103 में भी कुछ नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। फिर 104 में कुछ नहीं हटा है, सब पढ़ना है। 104 औसत संप्राप्ति ये सब पढ़ना है। फिर 105 नंबर पेज है। 105 में कुल औसत और सीमांत संप्राप्ति ये भी पढ़ना है, ठीक है। फिर 106 में सीमांत संप्राप्ति, मांग की कीमत, लोच ये सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा 106 का। अब 107 में भी एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन ये पढ़ना है, नहीं हटा है, ठीक है, पूरा पढ़ना है ये। फिर 108 पेज नंबर 108 में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना ये भी पढ़ना है। धनात्मक लागत परिचय पूरा पढ़ना है 108। 109 पेज नंबर देखिए, 109 में कुछ भी नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। 110 में भी कुछ नहीं हटा, पूरा पढ़ना है। फिर 111 पुनः प्रतिस्पर्धा से तुलना, दीर्घकाल में कुछ आलोचना, ये सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा इसमें से। 112 में देखो अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार 6.2, इसमें 6.2.1 जो है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, ये आप लोगों का हट गया है, ठीक है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा पेज नंबर 112 का टॉपिक एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ बड़ा सा क्रॉस दिया है मैंने, है ना। उसके बाद पेज नंबर 113 है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। 113 का अल्पाधिकार में फर्म कैसे व्यवहार करती है ये भी नहीं पढ़ना। फिर 113 के बाद 114 पेज नंबर 114,
इसका भी नहीं पढ़ना है ये। उसके बाद तो सारांश है, सारांश एक बार पढ़ लीजिएगा। सारांश इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर के लास्ट में। 114, उसके बाद 115 में क्वेश्चन है, 116 में क्वेश्चन है। सारा बुक खत्म, पूरा बता दिया मैंने सिलेबस। आप लोग अपना बुक में टिक कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम का तैयारी करिए। और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ मैं आपको इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट का, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर